आइए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम 1664 के ज्ञानवापी युद्ध से जुड़े ऐतिहासिक दावों को गहराई से खंगालने वाले हैं। हम भावनाओं में बहे बिना सिर्फ इंडो सागर स्रोत सामग्री के आधार पर घटनाओं और सैन्य गतिविधियों का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस विषय पर इतनी बहस होती है कि असली कहानी कहीं खो सी जाती है। इसीलिए बयानबाजी को किनारे रखकर सम्राट औरंगजेब के समय हुए इस गंभीर स्थानीय संघर्ष की टाइमलाइन को एकदम तटस्थ नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। आखिर 1664 में काशी में ऐसा क्या हुआ था जिसने इतनी बड़ी चिंगारी भड़का दी? इस विश्लेषण के लिए मूल स्रोत ने कई जाने माने अकादमिक इतिहासकारों के शोध का सहारा लिया है। जेम्स लोचटेफेल्ड, यदुनाथ सरकार, डॉल्फ हार्ट्सवीकर और विलियम पिंच जैसे विद्वानों की किताबों के हवालों से हम इस पूरे घटनाक्रम की जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। ये साफ दिखाता है कि तनाव रातों रात नहीं बढ़ा। शुरुआत होती है 1658 में औरंगजेब के सत्ता में आने से। फिर 1660 के दशक में काशी के मंदिरों की निगरानी शुरू की जाती है। ये सब सुलग ही रहा था कि 1664 की शुरुआत में एक सीधा शारीरिक टकराव हो गया, जो उसी साल के अंत तक एक बड़े सैन्य संघर्ष में बदल गया। इस पूरी कहानी में नागा सन्यासियों की भूमिका बेहद अहम है। स्रोत के मुताबिक 17वीं सदी की काशी में महानिर्वाणी और आनंद अखाड़े जैसे सशस्त्र तपस्वी योद्धाओं की बहुत मजबूत मौजूदगी थी। इन भारी हथियारों से लैस सन्यासियों ने मुगल प्रशासन की इस निगरानी और जांच को अपनी धार्मिक आजादी पर सीधा खतरा माना, और बस यहीं से संगठित सशस्त्र रक्षा की नींव पड़ गई। तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था? 1664 की शुरुआत में जब एक मुगल फौजदार अपने 50 सैनिकों के साथ मंदिर के भीतरी गर्भगृह का मुआयना करने पहुंचा, तो स्थानीय पुजारियों ने साफ इनकार कर दिया और अंदर से दरवाजे बंद कर लिए। 3. ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि उन मुगल सैनिकों की संख्या है जो इस पहली छोटी सी झड़प में घायल हुए थे। जैसे ही तनाव बढ़ा, लगभग 25 नागा साधु अपने त्रिशूल, भाले और तलवारें लेकर वहां आ डटे। इस अचानक हुए कड़े विरोध के कारण कुछ हाथापाई हुई और मुगल दस्ते को एक बार के लिए पीछे हटना पड़ा। अब अखाड़ों को भी अंदाजा था कि बात यहीं खत्म नहीं होगी, जवाबी कार्रवाई तो होनी ही थी। इसके लिए उन्होंने एक जबरदस्त 3 स्तरीय रक्षा प्रणाली तैयार की। मुख्य प्रवेश द्वारों पर वरिष्ठ साधु तैनात कर दिए गए, पीछे से कोई छुपकर ना आ जाए, इसलिए गंगा के घाटों पर निगरानी बढ़ा दी, और ऊंचाई का फायदा उठाने के लिए अंदरूनी संकरी गलियों और छतों पर कड़ा पहरा बिठा दिया। मतलब पूरा का पूरा मंदिर परिसर एक रणनीतिक किले में बदल चुका था। यहाँ स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प पहलू उजागर करता है, स्थानीय लोगों की एकजुटता। एक तरफ मुगल सेना थी जिसने रातों रात गंधक के बारूद से लैस 150 सैनिक भेजे, जो 2 तरफा हमले की फिराक में थे। वहीं दूसरी तरफ सशस्त्र साधुओं को स्थानीय व्यापारियों, कारीगरों और ब्राह्मणों के एक मजबूत खुफिया तंत्र और रसद का समर्थन मिल रहा था। नतीजा ये हुआ कि सुबह 5 बजे का ये पहला मुगल हमला पूरी तरह विफल रहा। स्थानीय खुफिया तंत्र इतना तेज था कि एक स्थानीय दास व्यापारी ने 25 मुगल सैनिकों को पीछे के रास्ते से छुप कर आते देख लिया। उसके एक खबर पर आनंद अखाड़े ने तुरंत मोर्चा संभाला और गरम रेत और त्रिशूलों के इस्तेमाल से उस पिछले हमले को वही नाकाम कर दिया। शाही हुक्म के मुताबिक कार्रवाई, काजी का हुक्म लागू करो। इसी नारे के साथ मुख्य मुगल सेना ने सामने की सीढ़ियों पर धावा बोला। लेकिन यहाँ साधुओं की तैयारी देखिए। उन्होंने शंख, नगाड़े और घंटियों पर आधारित एक बहुत ही उन्नत ध्वनि संकेत प्रणाली बना रखी थी। आवाज के जरिए तालमेल बिठाकर उन्होंने लगातार 4 घंटे तक एक बेहद सफल रक्षात्मक युद्ध लड़ा। पहले हमले की इस नाकामी के बाद जाहिर है बात और बिगड़नी थी, और यहीं से शुरू होता है इस संघर्ष का चरम, यानी रात का दूसरा हमला। इस टेबल को देखने पर साफ हो जाता है कि दूसरा हमला कोई मामूली कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था। सैनिकों की संख्या 150 से 2 गुनी करके 300 कर दी गई। हमला तड़के 5 बजे के बजाय आधी रात को 2 बजे किया गया, ताकि अचानक वार हो सके। और सबसे बड़ी बात, इस बार सेना के पास सिर्फ तलवारें नहीं थी, बल्कि घुड़सवार, तीरंदाज, तोपें और यहाँ तक कि एक शाही काजी भी मौजूद था। इतने भारी सैन्य बल और अचानक हुए हमले के बावजूद मुगलों को 3 अलग अलग मोर्चों पर जबरदस्त टक्कर मिली।
उत्तरी द्वार पर महानिर्वाणी अखाड़े के 35 साधुओं ने 50 सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने दिया। गलियों की वजह से तोपें वैसे ही काम नहीं आईं। घाट की ओर से आ रहे सैनिकों को आनंद अखाड़ी ने आग और गर्म तेल से पीछे धकेल दिया और दीवारों पर चढ़ने वालों का स्वागत जूना अखाड़े ने छतों से पत्थरों की बारिश करके किया। 9 इतिहासकार विलियम पिंच का हवाला देते हुए स्रोत बताता है कि आखिर में ठीक 9 नागा साधुओं के एक छोटे से समूह ने गर्भगृह के अंदर अपना आखिरी और निर्णायक मोर्चा संभाला। जब मुगल सेना का एक दल किसी तरह अंदर घुसने में कामयाब हो गया तो इन 9 साधुओं ने दीवार से पीठ टिकाकर अपनी जान की आहुति दे दी। करीब 3 घंटे तक चली इस लड़ाई के जो आंकड़े सामने आते हैं वो कुछ इस तरह हैं। लगभग 100 मुगल सैनिक मारे गए या घायल हुए। साधुओं की बात करें तो 10 घायल हुए और 4 वीर गति को प्राप्त हुए। स्रोत का दावा है कि मुगल सेना को हुए इस भारी नुकसान के कारण ही उन्हें आखिरकार वहां से पीछे हटने का फैसला लेना पड़ा। पीछे हटने के बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। एक मुगल अधिकारी की रिपोर्ट में कथित तौर पर लिखा गया था, काशी का मंदिर एक इमारत नहीं, एक संगठित सामाजिक किला है। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इस एक एहसास ने मुगल साम्राज्य के उस स्थानीय प्रतिरोध को देखने का नजरिया ही बदल दिया। इस घटना का असर इतना गहरा था कि फारसी प्रशासनिक पत्रों में बनारस के लिए दारुल हर्ब फी बनारस यानी बनारस में युद्ध की भूमि शब्द का इस्तेमाल होने लगा। इसके बाद मुगल प्रशासन ने सीधे सैन्य हमलों के बजाय जजिया कर को सख्ती से लागू करने और दान की निगरानी जैसे आर्थिक और प्रशासनिक दमन के रास्ते अपना लिए। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये युद्ध इतना ही बड़ा और महत्वपूर्ण था तो मासीर आलमगीरी जैसे प्रमुख शाही मुगल ग्रंथों में इसका जिक्र तक क्यों नहीं है? क्या शाही दस्तावेजों में इसका न होना ये बताता है कि ये एक छोटी सी घटना थी, या फिर अखाड़ों की परंपराओं और आधुनिक इतिहास में इसका आज भी जिंदा रहना इस बात का सबूत है कि एक बहुत ही असहज करने वाले सच को जानबूझकर इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया? ये वाकई सोचने वाली बात है।